नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत का संविधान बनाया संविधान सभा ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया और सर्वसम्मति से ये पास हुआ और 26 जनवरी 1950 को देश को सौंप दिया गया। उसके बाद भारत जो है सार्वभौम जनतांत्रिक गणराज्य बन गया। लेकिन भारत का संविधान नेहरू गांधी परिवार को कभी नहीं सुहाया। शुरू से ही वो इसके सख्त खिलाफ थे और उसके बाद के जो घटनाक्रम हैं उनको अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा, हालांकि कोई ऐसा कहता नहीं, कि जैसे जवाहरलाल नेहरू को इंतज़ार था सरदार पटेल के निधन का। 1950 में जब संविधान पास हुआ और संविधान सभा की 2-2.5 साल जो बैठक चली उसमें रुख नेहरू का अलग था और सरदार पटेल के निधन जो दिसंबर 1950 में हुआ उसके बाद उनका रुख बदल गया। पहला संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ 12 मई 1951 को, 1951 को। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि संविधान अभी बना है, चुनाव हुआ नहीं है। 1946 से अंतरिम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, निर्वाचित प्रधानमंत्री नहीं थे। बहुत से लोगों ने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, उसके अलावा डॉक्टर जयकर जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने कहा, आचार्य कृपलानी ने कहा, तमाम नेताओं ने कहा कि चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद जो भी संशोधन लाना हो संविधान में वो लाइए। लेकिन नेहरू रुके नहीं। भारतीय संविधान की मूल अवधारणा जो है वो 2 चीज़ों पर टिकी है, मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और ये दोनों नेहरू को पसंद नहीं थे। ये मेरी राय नहीं है या किसी और नेता की या उनके किसी विरोधी की या उनके किसी आलोचक की राय नहीं है। ये वो बात है जो उन्होंने संसद में कही पहला संविधान संशोधन विधेयक पेश करते हुए। इस पर एक पुस्तक है, स्टोरी ऑफ द, ये त्रिपुर दमन सिंह की किताब है। इस पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन इसकी कुछ और बातों को लेकर, एक तरह से कुछ और दूसरी बातों को लेकर आप कह सकते हैं कि इसमें हो सकता है कुछ चीज़ों का रिपीटिशन आपको मिले, लेकिन उसको याद दिलाना वर्तमान संदर्भ में बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ, उससे पहले से राहुल गांधी और उनके साथी दलों के नेता संविधान की किताब जेब में लेकर घूम रहे हैं कि संविधान पर खतरा है। देश और विदेश में घूम घूम कर बोल रहे हैं कि जनतंत्र पर खतरा है, लोगों के मौलिक अधिकार पर खतरा है। जरा उनको पता होना चाहिए कि उनके पिता के नाना का इस बारे में क्या विचार था। नेहरू के बारे में उस समय कहा जा रहा था कि प्रत्यक्ष तौर पर जो लोकतांत्रिक दिख रहा, सतह के नीचे उसके अंदर घोर तानाशाही प्रवृत्तियां मौजूद हैं। ये उनके सहयोगी और साथी कह रहे थे। उनके जो जीवनीकार हैं वॉल्टर क्रॉकर, उन्होंने उनके बारे में लिखा है कि मिजाज से सर्वाधिकारवादी थे और स्वभाव से विपक्ष के प्रति असहिष्णुता का भाव रखने वाले थे। ये नेहरू के बारे में उनकी जीवनी जिसने लिखी है उसका कहना था। लेकिन मैं बात कर रहा था पहले संविधान संशोधन की। उसमें नेहरू जी ने जो बातें कही उस पर ध्यान देना आज के संदर्भ में और ज़रूरी हो गया। पहली बात, जो लोग आज न्यायपालिका के कॉम्प्रोमाइज़ होने की बात करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं के सरेंडर की बात करते हैं, उनको नेहरू की ये बात सुननी चाहिए जो संसद की कार्यवाही में मौजूद है। उन्होंने कहा, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका ये तीनों समान नहीं हो सकते। ध्यान से सुनिए, ये तीनों समान नहीं हो सकते। सामाजिक नीति बनाने और उसको लागू करने का जिम्मा कार्यपालिका पर है। इसलिए राज्य के अन्य अंगों यानी न्यायपालिका और विधायिका पर कार्यपालिका का प्रभुत्व होना चाहिए। यानी न्यायपालिका और विधायिका कार्यपालिका के नीचे आते हैं। मतलब सीधा था कि सरकार की ये सब सर्विएंट होने चाहिए, सरकार की अनुगामी होनी चाहिए ये संस्थाएं। और उनकी इसी सोच के चलते संविधान की 9वीं सूची का जन्म हुआ। 9वीं सूची संविधान के अनुच्छेद 31 में 31B जोड़कर 9वीं सूची का प्रावधान किया गया। इस 9वीं सूची का मतलब था कि जो भी विषय 9वीं सूची में डाल दिया जाएगा उसको किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी सरकार जो फैसला कर लेगी, अगर वो फैसला 9वीं सूची में चला गया तो फिर वो उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र के बाहर हो जाएगा।
अब ये सोचिए, ये इतना बड़ा परिवर्तन, इतना मौलिक परिवर्तन, इसको बदलने में देश के सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को 56 साल लगे। 2007 में इसको बदला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 9th शेड्यूल में भी अगर आप डाल देंगे किसी कानून को, सरकार की किसी नीति को, तो उसको भी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है। और ये कहा गया था कि 9th शेड्यूल में हम जो डाल रहे हैं, अगर वो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तब भी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी मौलिक अधिकार भी कोई मतलब नहीं रखते, सरकार जो कह रही है उसी का मतलब है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि सार्वभौम सत्ता यानी सोवरेन कंट्री जो भी है उसको संविधान के दायरे में बांध कर नहीं रख सकते। यानी सार्वभौम सत्ता का मतलब है वो संविधान से ऊपर है, यानी उसको संविधान में कुछ भी बदलने का अधिकार है। इससे आप समझिए कि संविधान को लेकर नेहरू गांधी परिवार की सोच क्या थी। और इस काम को आगे बढ़ाया जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने। प्रधानमंत्री बनने के बाद आप सब लोगों को एक कानून का नाम ज़रूर याद होगा, मीसा। मीसा में ही लालू प्रसाद यादव बंद थे, उसी दौरान उनकी बड़ी बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने मीसा ही रखा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसमें एजेंसीज को जो ताकत दी गई, कहा गया कि एजेंसीज बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, हिरासत में रख सकती है। अब आप सोचिए कि अगर आज ऐसा कानून आ जाए तो कहा जाएगा कि ड्रैकोनियन कानून है, अधिनायकवाद लाने की कोशिश है, पुलिस राज कायम करने की कोशिश है। लेकिन ये सब हुआ 1971 में, इंदिरा गांधी जब बड़े बहुमत से जीत कर आई। उसके बाद इमरजेंसी के दौरान विपक्षी नेताओं को इसी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया, बिना किसी वारंट के उनको जेल में रखा गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में संशोधन करके उसको 9th शेड्यूल में भेज दिया गया। उसी का फायदा उठाया इंदिरा गांधी कि प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए, देश की केवल सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं, अर्थव्यवस्था को भी किस तरह से नष्ट किया कांग्रेस पार्टी ने और नेहरू गांधी परिवार ने। 1969 में एक और कानून आया, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ये कारण बना देश में कोटा और लाइसेंस राज का, जिसमें कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का मंत्री जो भी लिख दे, जिसको चाहे जो दे दे, रंग को राजा बना दे, राजा को रंग बना दे। ये अधिकार जो है सरकार के लोगों को मिल गया और ये अधिकार दिया इंदिरा गांधी की सरकार ने। फिर 1973 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया, फेरा के नाम से जो जाना जाता था। इस कानून के आने के बाद विदेशी निवेश रुक गया, और विदेशी निवेश रुक गया इसका मतलब देश की प्रगति रुक गई। लेकिन आप जो बड़ी चर्चा होती है, मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन किया, इकॉनमी को बदल दिया, बचा लिया, बहुत बड़े आर्थिक सुधार किए। इसमें परिवर्तन 1991 में नहीं हुआ। मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते और नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते नहीं हुआ। इसमें संशोधन हुआ 1999 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। और नया कानून जो बना, संशोधित कानून जो बना, उसका नाम हुआ फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 12 मई 1951, 12 मई 1951 को जब पहला संविधान संशोधन पेश हुआ लोकसभा में, तो नेहरू ने इस पर भाषण देते हुए कहा कि मौलिक अधिकारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और याद रखिए, इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो संविधान से मिला था, वो नेहरू के रास्ते की बाधा बनने लगा, यानी संविधान बाधा बनने लगा। विशेषज्ञों का कहना है कि नेहरू और संविधान आमने सामने आ गए थे। नेहरू का कहना था कि मौलिक अधिकार जो है संविधान के जो उद्देश्य हैं उनको लागू करने के रास्ते में बाधक बन रहे हैं। याद रखिए, मौलिक अधिकार बाधक बन रहे थे नेहरू के हिसाब से, और वो यहीं रुके नहीं, इससे आगे जाकर कहा उन्होंने। कितनी हिकारत थी उनके मन में मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर। ये पहला संविधान संशोधन विधेयक आया ही इसीलिए था।
उन्होंने कहा ये जो मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आई है। मतलब आगे का शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उनका मतलब ये था कि भारत में इसकी कोई ज़रूरत नहीं, न तो भारत के लोगों को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए न व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और फिर 29 मई 1991 संविधान के अनुच्छेद 29 में संशोधन पेश करते हुए नेहरू ने कहा कि मौलिक अधिकार अब प्रचलित विचार नहीं है, प्रचलित अवधारणा नहीं है, यानी ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं, इनका अब कोई महत्व नहीं है, ये चलन से बाहर हो चुके हैं। तो मौलिक अधिकार नहीं मिलना चाहिए भारत के लोगों को। ये उसी संविधान में लिखा था जिसको नेहरू ने पास कराया था, मतलब नेहरू भी शामिल थे उसमें। तो नवंबर 1949 में जब संविधान पास हुआ तब तक नेहरू इसके समर्थक थे, और जैसे ही सरदार पटेल का निधन हुआ नेहरू इसके विरोधी हो गए। नेहरू को पता था कि सरदार पटेल के रहते वो ये संशोधन नहीं कर पाएंगे। वो कब तक इंतजार करते पता नहीं, क्या करते पता नहीं, लेकिन उनके सौभाग्य से और भारत देश के दुर्भाग्य से दिसंबर 1950 में सरदार पटेल का निधन हो गया। अब नेहरू को रोकने वाला कोई नहीं था। जब वो संविधान संशोधन विधेयक पेश कर रहे थे तब उन्होंने उस समय भी जो स्पीकर थे मावलंकर साहब, उन्होंने सुझाव दिए, उसको अनसुना कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे उनको धमकाया कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनकी बात मत सुनिए, सरकार का कोई प्रस्ताव रोकने की भी कोशिश मत कीजिएगा। तो जो लोग संविधान बचाने की दुहाई दे रहे हैं, संविधान को खतरे में बता रहे हैं, इस संविधान को खतरे में डाला है सबसे ज़्यादा तो नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों ने। शुरुआत की जवाहरलाल नेहरू ने, उसको आगे बढ़ाया इंदिरा गांधी ने, और समय कम मिला इसलिए थोड़ा काम किया राजीव गांधी ने। पोस्टल बिल उन्हीं के समय में आया था, बिहार प्रेस बिल उन्हीं के समय में आया था। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने, मौलिक अधिकारों का दमन करने, इसकी नीति थी कांग्रेस पार्टी और खास तौर से नेहरू गांधी परिवार की। इस देश के संविधान को कभी एक तरह से पूर्णता में स्वीकार ही नहीं किया इस परिवार ने। क्यों नहीं किया? इंदिरा गांधी के बारे में लिखा है विजय लक्ष्मी पंडित जो उनकी बुआ थी, उनकी बेटी नयनतारा सहगल ने। उन्होंने लिखा है कि इंदिरा गांधी का मानना था कि ये परिवार इस देश पर राज करने के लिए पैदा हुआ है, इस देश पर हमेशा सदा सर्वदा इस परिवार का राज होना चाहिए। ये राहुल गांधी का जो ये आपको एटीट्यूड दिखता है वो उसी का नतीजा है। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री पद तो उनका है, उनके परिवार का है, ये एक गरीब चाय वाले ने छीन लिया है उनसे, चोरी कर लिया है, जो उनका प्रिय शब्द है। उनको सब कुछ जो उनको नहीं मिलता उनको लगता है वो सब चोरी हो गया है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार ये और कुछ भी बोले, संविधान, मौलिक अधिकार, जनतंत्र, लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन मुद्दों पर बोलने लायक ये नहीं है। जब जब इन्हें अवसर मिला है, मौका मिला है, इसे कुचलने की कोशिश की गई है। और इमरजेंसी के दौरान तो जो हुआ अब वो फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से लोगों के मौलिक अधिकार भी छीन लिए गए। जबकि ये संविधान सभा की बहस के दौरान कहा गया कि ये जो मौलिक अधिकार हैं ये इमरजेंसी की स्थिति में भी लोगों के अधिकार की सुरक्षा की गारंटी है, उसे भी इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने खत्म कर दिया। और ये लोग जब बात करते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान बचाना है, दरअसल इनको मालूम है कि संविधान को खतरे में कैसे डाला जाता है। इनको अनुभव है संविधान को खतरे में डालने का, इनको अनुभव है संविधान को कुचलने का, इनको अनुभव है जनतंत्र को कुचलने का, इनको अनुभव है लोगों की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करने का, इनको अनुभव है देश का विकास रोकने का, इनको अनुभव है भाई भतीजावाद और वंशवाद चलाने का। इसलिए इनकी बेचैनी 11 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इन सत्ता से 11 साल से बाहर हैं केवल इसलिए नहीं, भविष्य में सत्ता में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए बेचैनी और ज़्यादा बढ़ रही है। और आने वाले समय में आपको इस बेचैनी के नए नए स्वरूप देखने को मिलेंगे।
तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।